अगले 10 दिनों में हतमी फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 2024 में कौन इन और कौन आउट होगा। आज से उम्मीदवारों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपने कागजात मंजूर कराने या किसी दूसरे उम्मीदवार के मंजूर शुदा कागजात को मुस्तरद कराने के लिए अपीलों का सिलसिला शुरू हो गया है। आइंदा 10 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन इंतखाबी मार्के में उतरने का अहल है और कौन नहीं। फिलहाल कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर पीटीआई के 382 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, जिनमें पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सदर चौधरी परवेज इलाही समेत मुतादिद साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा और पार्टी के अहम उम्मीदवार शामिल हैं। पीटीआई की सियासी गलतियों और पॉलिसी तसादात के अलावा दरअसल 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात और उसके मकबूल तरीन लीडर से शर्फ कबूलियत छीन लिया है। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और पार्टी कायदीन के सियासी किरदार पर 9 मई के वाक़यात एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुके हैं जिनसे फौरी छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल या शायद नामुमकिन लगता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी पर उसूली मौक़िफ़ देते हुए ये कह चुके हैं कि 9 मई के हमलों में जो भी मुलव्विस है उसको पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। सेनेट ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे 2018 में इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई थी। उनका कहना था कि पीटीआई के उम्मीदवारों की कागजात बड़ी तादाद में मुस्तरद होना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। यकीनन अगर किसी पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होना किसी अदालत से साबित हो जाए तो उसको मुल्क की सियासत या हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पीटीआई ने उन लोगों के कागजात नामजदगी जमा होने में भी मुश्किलात का दावा किया है जिनका 9 मई के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं था। आज एक इंटरव्यू में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट समेत हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम मुल्क की इस्तेहकाम चाहते हैं। अहम बात है कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान समेत मुतादिद रहनुमाओं ने दावा किया था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल समेत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ताहाल पीटीआई के किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। कहा जाता है कि पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात की सोशल मीडिया में तो भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन उसके वुकला दस्तावेजी शक्ल में अपने केसेस अदालत में पेश नहीं कर सके। इत्तलात के मुताबिक पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने या न देने वाले मुबैना रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। कोई आदाद शुमार नहीं कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने बतौर डिप्टी कमिश्नर पीटीआई के कितने रहनुमाओं के लिए 3 MPO जारी किए। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान खान साहब, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खान साहब, जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए बड़ी तादाद में जमा हुए और फिर जो रिजेक्शंस हैं वो भी बड़ी तादाद में हुई, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि एक मखसूस पार्टी यानी पीटीआई के नॉमिनेशन पेपर्स सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं और उसकी टॉप लीडरशिप इस वक्त तक इलेक्शन के अमल से बाहर होती नज़र आ रही है। ऐसी मिसाल माजी में किसी इलेक्शन की मिलती है जो इस वक्त हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में धांधली ज़्यादा इलेक्शंस की मिसालें तो अनगिनत हैं, उसमें कोई शक नहीं है। शायद ही 1 या 2 इलेक्शन होंगे जिसको कि मजमूई तौर पे ईमानदार इलेक्शन या साफ शफाफ इलेक्शन समझा गया हो। मगर मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है यकीनन उसी फहरिस्त का एक इलेक्शन है। अब इसमें जो तरीक़ाकार है उस पर हम बात कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि जितना कम इस वक्त मौका हासिल है पीटीआई को, क्या इतना कम मौका किसी और सियासी जमात को इससे पहले था या नहीं। कम व बेश बहरहाल वो सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो अभी आपने मौजू बताया कि कागजात नामजदगी इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद होना, शायद हम कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है इस अंदाज से, और इतनी होल सेल कागजात नामजदगी मुस्तरद इससे पहले नहीं हुए हैं। लेकिन इलेक्शंस तो मैनिपुलेट इससे पहले होते रहे हैं, और अब इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल कोशिश इससे पहले जैसे रही है। एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आउट रखने की। इससे पहले 1 से ज़्यादा बार कोशिशें हो चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैदान से बाहर में रखने की, और इसी तरह से MQM को बाहर रखने की। तो पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की एक भरपूर रियासती कोशिश जो है ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले मुतादिद बार हो चुकी है। इसलिए बहरहाल इस लिहाज से
یہ معاملہ کوئی بالکل غیر معمولی اور اچنبے والا نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو نامینیشنز پیپر مسترد ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس سے یہ آپشن موجود ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ٹربیونلز بنیں، وہاں پر ان کی داد رسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں تحریک انصاف کو اسپیس مل جائے گی، مل سکتی ہے؟ اس کے آثار ہیں، کیونکہ عدالتوں سے تحریک انصاف کو پھر بھی ریلیف ملتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی عدالت سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ یہاں پر افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ جو بھی اس عدالت کو رخ کرتا ہے یا اس کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر عدالت سے اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی سپریم کورٹس کے حوالے سے جو شکایات تھی وہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بے پناہ شکایات تھی۔ آج کے نظام سے بھی ہر عدالت سے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً اطمینان نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ماحول، جس ماحول میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس ماحول میں اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، اور پھر جس طرح کا ہم الیکشن ابھی دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر 2018 والا تجربہ، اس سے پہلے والے الیکشن والا تجربہ ہم کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی صورت میں بھی یہ کیا کوئی پاکستانی اس کو صاف شفاف جمہوریت کہے گا؟ کیا اس کو صاف شفاف الیکشن کہے گا؟ کیا اس پر اعتماد کرے گا؟ کیا اس کے نتائج پر اعتماد کرے گا؟ نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال دیکھی کہ عوام کو یا تمام سیاسی جماعتوں کو نتائج پر اعتماد ہو، اور یہ والی صورتحال ذرا اور بہت مشکل ہے، کیونکہ بہرحال عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی کئی جب پارٹیز کے ساتھ ہوا ہو جن کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس سے بہرحال نقصان پاکستان کی اتحاد کو ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جمہوریت اور اس قسم کے الیکشن کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہمیں کہ ہم ایک کوشش کریں، اور اس وقت جو ہماری ایک کوشش لگ رہی ہے کہ وہ جماعتیں جو 4-5 بار آ چکی ہیں ان کو بہرحال ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سونے کی تشتری میں ان کو اقتدار مل جائے، اور پھر وہی جو سیاسی جماعتیں جو کہ ایک ہی خاندان پر جن کو پوری سیاسی جماعت کو آپ سمیٹ سکتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو اور کسی حد تک چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان کی حکمرانی ہو جائے، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ وہ منتخب حکومتیں ہیں، ہم یہ بھی کہیں کہ وہ جمہوریت کی پیداوار ہے، اور پھر اس کے بعد کو اگر اطمینان، سکون اور پاکستان کے عوام کو ان پہ اعتماد ہو جائے تو چلے ہم اس پر بھی گزارا کر لیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک افراتفری کی کیفیت، لوگوں کا اعتماد حکومت پہ نہ ہونا، اور حکومت کے ساتھ اور جو اس وقت کی جو بھی اب آنے والی اپوزیشن، بہرحال اگر وہ پی ٹی آئی چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، ایک بہت بڑی سیاسی قوت تو ہے نا، اور وہ بہت بڑی سیاسی قوت کی کشمکش اور ایک ایسی کیفیت جو کہ کسی طرح بھی پاکستان کی معیشت کے لیے سازگار نہیں ہوگی۔